टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, देयर बेनिफिट्स, देयर टाइप्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ, इंट्रोडक्शन। When a company wants to grow or survive in a competitive environment, it needs to restructure itself and focus on its competitive advantage. मतलब हम सब जानते हैं, जब कभी भी एक कंपनी ग्रो करना चाहती है, जब कभी भी अपने स्केल को इम्प्रूव करना चाहती है, मार्केट में बहुत सारा शेयर कैप्चर करना है, तो वो क्या करती है, उसको कुछ अपनी कंपनीज के पॉलिसीज के अंदर, कंपनी की कुछ स्ट्रैटेजीज के अंदर बदलाव लेके आना होता है, चेंजेस लेके आना होता है। तो उसे ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। मान के चलिए, एग्जांपल के लिए, अगर आज मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, फूड बिजनेस रन कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस के बाद भी मेरा फूड बिजनेस ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वो यूज़ कर रहे हैं, क्या मुझे यूज़ करना चाहिए, कैसे मैं एक डिफरेंट यूएसपी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसी को हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, a larger company can achieve economies of scale. A bigger size also enjoys a higher corporate status. Such status allow it to take advantage of raising funds at lower cost. Such reduction in the cost of capital results into higher profits. मतलब जब कभी भी कंपनी को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने की नीड पड़ती है, तो वो अपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स को भी अचीव कर लेती है। मान के चलिए, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है। सो मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स का मतलब होता है, जब भी कंपनी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, जब कंपनी बड़े पैमाने पर बहुत सारा प्रोडक्शन कर रही है, रिसोर्सेज को अवेल कर रही है, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करती है। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लार्जर प्रोडक्शन पे होता है, कभी भी स्मॉल फर्म्स में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज मैं एक रेंट रूम लेके रह रहा हूँ रेंट पे, अगर मैं उसको 10,000 पे कर रहा हूँ किराया, तो वो मेरे लिए काफ़ी लॉस पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मैं अपने 3 फ्रेंड्स को ले आऊँ, तो मेरा वहाँ पर जो कॉस्ट होगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ओके, अब यहाँ पर ये भी होता है, जब मुझे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे फंड्स की नीड्स पड़ती है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कंपनी से फंड्स को भी रेज कर सकता हूँ। ये मुझे काफ़ी फ़ायदा देता है, क्योंकि जो मार्केट्स में मेरे जो कंपनी की पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, अगर मेरे पास काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इससे क्या होता है, मेरी कंपनीज के जो पोजीशनिंग होती है वो मार्केट में भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मेन फोकस क्या होता है, वो किसी भी तरीके से अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है। या तो वो कॉस्ट को रिड्यूस कर दे, या तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। सपोज मान के चलो, मैं कोई भी, अगर मैं फूड का बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ। अब फूड के बिजनेस में मेरा मेन एम क्या होगा कि कैसे मैं अपने कॉस्ट को कम कर सकता हूँ और कैसे मैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हाई पा सकता हूँ। तो मेन फोकस क्या होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। Every corporate restructuring exercise aims at eliminating disadvantages and to combine advantage. मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमारी जितने भी वेस्टफुल रिसोर्सेज होती है ना, मतलब जहाँ से मुझे अब पैसा आ ही नहीं रहा है, जो मेरे एनपीएस बन चुके हैं, जहाँ से मुझे कोई भी एक प्रकार का प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर मेन फोकस क्या होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, कि जितने भी वेस्टफुल रिसोर्सेज है उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, और जितने भी अलग अलग मेरे जहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसको जोड़कर एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। या फिर हम यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कंपनी की, जो एलिमिनेटिंग रिसोर्सेज है ना, उसको किसी दूसरी जगह पे भी वो यूज़ कर सकती हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। सो
इसी को ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को। मतलब जब कभी भी कंपनी कोई अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपनी रिसोर्सेज के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजीज के अंदर कोई चेंजेस लेके आती है या फिर कोई डिसीजन लेती है चेंज करने का फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। Let's take an example, or sorry, let's take an definition of corporate restructuring. According to Michael Porter, the corporate restructuring is the process of making changes in the composition of a firm's one or more business portfolios in order to have more profitable. अब corporate restructuring क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने फर्म के बिजनेस के पोर्टफोलियो से, इसके अंदर कि कहाँ पर हमें पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा हमें निकाल लेना चाहिए और कहाँ पर हमें अपने पैसे को सेव करके रखना चाहिए। यही होता है मेरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सेकंड, अब क्रॉक्सन एंड काउडन क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ ब्रांच ऑफ कॉर्पोरेट एंड इंसॉल्वेंसी लॉ। मतलब ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक प्रकार की ब्रांच है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। वो स्ट्रक्चर मेरा मैनेजरल पोस्ट का भी हो सकता है, जैसे कि पीपल से रिलेटेड, वो स्ट्रक्चर मेरा टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, और इसे हम एक इंसॉल्वेंसी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, फेसबुक। जब फेसबुक ने एक अपना डिसीजन लॉन्च किया था 2011 के अंदर कि वो क्या करेगी कि वो अपने जो फेसबुक एक लाइक वाले ऑप्शन के साथ कमेंट एंड शेयर का भी ऑप्शन जोड़ देगी। तो इससे क्या हुआ, तो ये दो ऑप्शन जोड़ने के साथ साथ कंपनी को एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली, जिससे क्या हुआ, जो कंपनी का जो डिसीजन था वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सेकंड हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे टेस्ला का। टेस्ला ने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर कर दिया। जब सभी कंपनीज भाग रही थी इंजन कार्स के पीछे, ठीक है, या अलग अलग कैसे वो किस तरीके से अलग वेरिएंट्स में जा सकती है, तो टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने का डिसीजन ले लिया, ओके, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। सो इससे क्या हुआ, टेस्ला हैज अर्न्ड अ रेपुटेशन फॉर इनोवेशन एंड रैपिड ग्रोथ सिंस इट्स फाउंडिंग इन 2003। यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ला ने बहुत सारे इनोवेशंस एंड रैपिड ग्रोथ इंक्रीज की अपने इस डिसीजन से। तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। मर्जर एंड अमेलगमेशंस एंड एक्विजिशंस आर फॉर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी। Such corporate restructuring strategies have one common goal, that is to create synergy। अब यहाँ पे synergy का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति या दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट को हम synergy बोलते हैं। ठीक है, तो such synergy effect makes the value of the combined companies greater than the sum of the two parts। Basically synergy may be in the form of increased revenues and or cost savings। Corporate restructuring aims at improving the competitive position of an individual business and maximizing its contribution to corporate objective। Basically corporate restructuring में क्या होता है, जब दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करती हैं, मान के चलो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब आपका बिजनेस वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है काफी आपके इनिशिएटिव लगाने के बाद, तो आपने मेरे साथ मर्जर कर लिया या आपने मेरे साथ कोई जॉइंट वेंचर कर लिया। तो वहां पर क्या होगा, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वहां पर या तो कॉस्ट कम हो जाती है या फिर उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा क्या होता है, मेरा या तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या मेरी कॉस्ट कम हो जाएंगी या मेरा मार्केट शेयर बहुत इंक्रीज हो जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है, कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स ले देते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए। थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशंस कंपनी कैन गेट दीज बेनिफिट्स। फर्स्ट इज इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। अब इससे क्या होता है, जब भी मैं कोई भी अपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेने का डिसीजन लेता हूँ तो उससे क्या होता है, मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन का। आइडिया और वोडाफोन ने 2003 में अपना क्या किया था, मर्जर एंड एक्विजिशन कर लिया था। क्यों किया था, यहाँ पे इसके पीछे बहुत रीजन थे। पहला कारण ये था कि उस टाइम पे जियो आया था। जब जियो आया था तो जियो ने क्या किया था, बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट कर दिया था, जिससे उन सारी कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा था जो कि ऑलरेडी वहां पे रन कर रही हैं।
सेकंड कारण क्या क्या था कि जियो ने उस टाइम पे फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी थी, जिससे जो बहुत सारी अलग टेलीकॉम सेक्टर था जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और मेरा यूनिनॉर, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने इस तरीके से मर्जर किया और अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज कर दिया। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्या होता है, मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज होता है। सेकंड, ये मेरे कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। अब मान के चलिए, अगर आप या मैं अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई सिंगल काम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसको सिंगल रन कर रहा हूँ और मैं मार्केट में एक कंपटीशन, मार्केट में अपनी एक इमेज बना ही नहीं पा रहा, तो इससे क्या होगा, मेरी जो मार्केट होगी, जो मेरा मार्केट शेयर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर लेता हूँ या कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग लेने का डिसीजन लेता हूँ विथ एनी काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, तो उससे मेरा कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट लार्ज साइज। जब भी कोई दो कंपनी मिलकर काम करती हैं तो उनसे उनका साइज, जो कंपनी का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डेल और ईएमसी का। उन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक साथ मिलकर अपनी रिसोर्सेज को यूज किया, अपनी रिसोर्सेज, अपनी पॉलिसीज को एक साथ मिलके बनाया, तो उससे क्या हुआ, उनकी मार्केट शेयर थे वो भी काफी इंक्रीज हो गया। फोर्थ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इससे कॉर्पोरेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग से हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी बढ़ता है। फिफ्थ इज टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट का मतलब, जब कोई एक कंपनी लॉस में जा रही होती है और उसी टाइम पे अगर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जो कि प्रॉफिट में जा रही है, अगर उसको वो एक्वायर कर लेती है, या कोई भी जो प्रॉफिट वाली कंपनी है वो लॉस वाली कंपनी के साथ मिलकर काम करने का डिसीजन ले लेती है, तो वहां पर जो कंपनी लॉस फेस कर रही है उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स लॉज। आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद होता है मेरा स्ट्रॉन्ग ब्रांड। हम सब जानते हैं कि एक ब्रांड को खड़ा करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एक ब्रांड को खड़े करने के लिए अपनी जो एक प्रकार से उनका जो इमेज है मार्केट के अंदर, उनको इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज को पैसा देती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंचाइजी का। ठीक है। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी की, सपोज मैकडी है, मैकडी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, उस ब्रांड से अपनी जो कंपनीज की जो पॉलिसीज है उसको चलाती हैं, उसको रन करती हैं। तो उससे क्या होता है, एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है किस किस प्रकार की मेरी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। पहला होता है मर्जिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज। मैंने पहले आपको बताया, जब एक से ज्यादा कंपनी, दो कंपनी मिलकर काम करती हैं तो उसको हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। यहाँ पे इसको हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट कह सकते हैं। दूसरा, परचेजिंग असेट्स ऑफ अनदर कंपनी। परचेजिंग असेट्स ऑफ अनदर कंपनी मीन्स जब कभी भी कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की संपत्ति को, ओनरशिप को परचेज कर लेती है, या कोई परसेंटेज ऑफ स्टेक वो परचेज करने का डिसीजन लेती है, तो वो भी हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ टेस्ला का, इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने क्या किया, ट्विटर के कुछ स्टेक परचेज कर लिए। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबको पता चल गए, तो ये भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। तीसरा, एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अनदर फर्म रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ ओनरशिप। जब भी मैं किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक्वायर कर लूँ, ये भी मेरे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। चौथा, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग। जब मैं अपना जो पैसे लेने की सोर्स है उसको किसी दूसरे सोर्स से, यानी कि किसी दूसरे बिजनेस से लाना शुरू कर दूं, उससे वो भी मेरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। ठीक है। बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। बाइंग बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स दोबारा परचेज कर लेती है किसी भी कारण से, तो ये भी मेरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है। सिक्स्थ, इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट टू मीट द नीड फॉर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अगर मैं अलग अलग डेट्स को इशू कर दूं, कर्ज ले लूं, ठीक है, अपनी बिजनेस को बचाए रखने के लिए, अपने बिजनेस की पॉलिसीज को रन कराने के लिए, तो वही मेरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट हो जाता है। इन्फ्यूजिंग फॉरेन डेट्स एंड इक्विटी, ये सभी मेरे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट्स हैं जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।